गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ संख्या 6 अर्थात चैप्टर 6 जो बीत गई सो बात गई कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिनके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से कवि के बारे में जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर कवि परिचय के बारे में यहाँ पर दिया नहीं गया है। मैं अपने तरफ से कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में अर्थात जिन्होंने यह कविता जो बीत गई सो बात गई कविता लिखी हैं, तो जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी जो इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ओके, अब उनके कुछ कविता के बारे में प्रमुख जो कविता हुई, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना किए हैं, पर उनके कुछ प्रमुख कविता जो हैं या रचनाएं जो जिसे कहते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो उनके द्वारा अर्थात हरिवंश राय जी बच्चन जी द्वारा, यह हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे, यानी कि हम लोग सभी पहचानते हैं और उस व्यक्ति से सुपरिचित हैं जिनके पिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। वैसे हरिवंश राय बच्चन को कोई नहीं पहचानता, हालांकि इस जनरेशन में जैसे कि आप लोग हो, हरिवंश राय बच्चन जी को नाम करने से हम लोग अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, या फिर जया बच्चन, या फिर अभिषेक बच्चन, या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन। इनके बारे में हम लोग सोचते हैं कि अरे यह तो बच्चन हैं, अर्थात यह अमिताभ बच्चन के कुछ लगते होंगे। जी हाँ, यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी जो है, यह सुप्रसिद्ध, जो बहुत ही एक्टिंग में या फिल्मों की दुनिया में बहुत ऐसे फिल्में जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस किए हैं, उसका नाम है अर्थात उनका नाम है अमिताभ बच्चन जी। यानी अमिताभ बच्चन ये हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, और हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। तो उनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनका नाम मैं कुछ यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, जैसे कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी आदि इनके काव्य ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम या प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के नाम यहाँ पर मैंने बताया। इसके अतिरिक्त डायरी, आलोचना, निबंध आदि भी इन्होंने लिखा है। तो बच्चों, हमने देखा कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था, और उनका स्वर्गवास अर्थात उनका देहावसान सन 2003 में हुआ था। हरिवंश राय जी बच्चन 1907 में उनका जन्म हुआ था, और 2003 में ही उनका देहावसान हो गया। तो यह था कवि परिचय अर्थात जो बीत गई कविता के कवि के बारे में हमने बताया। अब हम लोग यह जो कविता है जो बीत गई, इसके अर्थ यानी कि जो कविता की शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। ओके, अर्थात जो बीत गई अर्थात हमारे जीवन में रोज़ाना हर एक पल बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित होती है, जिनका घटित होने के बाद हम उन पर पछताते हैं, उन पर पश्चाताप करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन कवि हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि
हमारे जीवन में जो हो चुका है अर्थात जो बीत गया है उसको भुलाकर, यानी सो बात गई, यानी उसे भुलाकर हमें आगे के जीवन में कैसे सुखी रहना है, अर्थात उस दुख के शोक मनाने के बजाय हम उसे कैसे बेटर कर सकें, उनके बारे में कवि बताया है कि हमें कभी अपने बीते हुए कल पर शोक नहीं मनाना चाहिए बल्कि आगे की सोचना चाहिए। यह थी इस कविता के शीर्षक के बारे में। अभी हम लोग जो यहाँ पर लिखा गया है कि किन किन बातों के लिए आपको पछतावा होता है उसकी सूची बनाइए, अर्थात किन किन बातों, यानी कि जैसे आप सब बच्चे हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो हर एक मनुष्य के, हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिन पर पछतावा होता है, अर्थात हमें दुख होता है। तो उनमें से कुछ सूची बताइए। जैसे कि आप सब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए कैसी बातें होती हैं, जैसे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर यूनिट टेस्ट हो या फिर कोई एनुअल का एग्ज़ाम हो, है ना, जिसमें कोई फेल हो जाता है, तब वे उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, दुख मनाते हैं और उसके बारे में पछताते हैं कि काश मैंने अगर थोड़ा सा मेहनत किया होता तो आज मैं फेल नहीं होता बल्कि प्रमोशन हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, वैसे ही एक तो था यह कि परीक्षा में फेल हो जाना है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किन किन बातों के लिए आपको पछतावा होता है, यानी आपको, यानी आप बच्चे हैं ना, तो आपको किन किन बातों के लिए पछतावा होता है उनका एक सूची बताइए, यानी कि उनका एक लिस्ट बताइए कि आपको किन किन बातों पर पछतावा होता है। तो जैसे कि परीक्षा में फेल करना, फेल हो जाने के बाद, यानी परीक्षा से पहले हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही परीक्षा की घड़ी आती है और परीक्षा होने के बाद जब उनका रिज़ल्ट यानी कि फल जब दिया जाता है, परिणाम जब दिया जाता है, तब हम देखते हैं कि हम फेल हो गए हैं, तब हम उस पर पछताते हैं। फिर दूसरा मैं बताऊंगा कि जैसे कोई बच्चा पास भी हो गया और पास होने के बावजूद भी उसके किसी एक विषय में, यानी किसी एक सब्जेक्ट में, या वो इंग्लिश हो सकता है, अंग्रेज़ी हो सकता है, या फिर कोई मैथमेटिक्स हो सकती है, साइंस हो सकती हैं, है ना, तो यह सारे विषयों में अगर किसी को थोड़ा कम नंबर मिल जाए, यानी कम अंक मिल जाए, तब भी आप लोगों को पछतावा होता है कि अरे मुझे तो इंग्लिश में, साइंस में, एसएसटी में काफ़ी अच्छे नंबर्स मिले हैं, अगर इसमें थोड़ा पढ़ाई किया होता या इसमें थोड़ा मेहनत किया होता या इसको थोड़ा मैंने देखा होता तो आज मैं इस विषय पर भी लेटर या स्टार मार्क ला सकता। तो इस पर हम पछताते हैं, है ना। वैसे ही तीसरा, यह तो था दूसरा एग्जाम्पल यानी सूची। तीसरा है कि मधुबन। मधुबन किसे कहते हैं? मधुबन या मधुघट, यानी कि जैसे बियर बार होते हैं, बियर बार जहाँ पर लोग ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर लोग ड्रिंक करते करते अचानक से उनके हाथ से जो प्याला होता है, यानी कि जिसमें वो बियर होता है, उस बियर जब नीचे ज़मीन पर गिरकर, यानी उस कांच का ग्लास गिरकर जब फूट जाते हैं, तो उस पर वह पीने वाला व्यक्ति कभी पछतावा नहीं करता, बल्कि वह अपने मदहोश में, यानी अपने वह जो पीने के धुन में व्यस्त रहता है, उसी पर वह बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं जाता, तनिक भी ध्यान नहीं जाता कि मेरा एक प्याला टूट गया है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार मधुबन में जब एक प्याला टूट जाने पर मधुशाला शोक नहीं मनाता, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारे ऐसे विपत्तियां आती हैं या कुछ ऐसे अनहोनी होती हैं जिन पर हम बहुत पछताते हैं। तो कवि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वह कहते हैं कि इन पर हमें पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस पर उसके आगे का अच्छाई का हमें देखना चाहिए कि हम उससे बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ पर दिया गया है रेड इंक का, कि इस कविता द्वारा, यानी इस कविता में कवि ने क्या कहा है, ठीक है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में, या क्या हमें प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे इस कविता द्वारा कवि कहना चाहता है कि
जो बीत गया उस पर विलाप करने के स्थान पर उसे भुला देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस कविता द्वारा, यानी यह जो बीत गई सो बात गई कविता द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं, यानी हमें समझाना चाहते हैं कि जो बीत गया उस पर हमें विलाप नहीं करना चाहिए, यानी उस पर हमें पछतावा नहीं करना चाहिए, उस पर दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बदले, यानी दुख के बदले हमें क्या करना चाहिए कि उसके स्थान पर उसे भुला देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी कि हमें कभी पीछे की तरफ देखना नहीं चाहिए, हमें सदैव आगे की तरफ चलना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे क्या हुआ है उस पर देखने से हम उसी चिंता में डूबे रहते हैं और आगे का भी जो मुकाम आता है, जो हमें वह चांस मिलता है, वह हमारे हाथों से निकल जाते हैं। वह तो वापस लौट कर आएगा नहीं, पर उसके पछतावे में हम आने वाले कल को भी खराब कर देंगे। यानी जो हमारे जीवन में बीत चुका है वह तो वापस आने वाला है नहीं, तो उस पर पछताने से हमें क्या फ़ायदा, बल्कि हम कहीं पछताने के चक्कर में आने वाला जो कल है उसको भी खराब कर न बैठे। इसीलिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हमें आने वाले कल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बीते हुए कल पर। सतत कर्म की प्रेरणा ही कविता का मूल भाव है। सतत कर्म यानी कि हमेशा हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए कि हमें कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। बस हम उसी को अपनी प्रेरणा, उसी को अपना विश्वास, आत्मविश्वास के रूप में हम उस पर चलते रहें। देखना हमें एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। तो यह कविता यानी जो बीत गई सो बात गई कविता में कवि यही कहना चाह रहे हैं कि हमें बीते हुए बातों को भुलाकर आने वाले कल को कैसे हम ठीक करें, कैसे हम उस पर अच्छे से चल सकें, कामयाबी हासिल कर सकें, उस पर ध्यान देने की बात यहाँ पर कवि ने किया है। अभी हम लोग कविता पढ़ेंगे कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यह हो गया कविता का प्रथम पैराग्राफ, जिसे हम कहते हैं, है ना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, अर्थात कवि यहाँ मानव जीवन के साथ टूटे हुए तारों के साथ तुलना की है। अर्थात यहाँ पर इस पैराग्राफ में यह जो पंक्ति हैं, यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मानव जीवन के साथ किसके साथ तुलना किया है? मानव जीवन को टूटे हुए तारों के साथ, यानी आसमान में जो बहुत सारे तारे होते हैं, जिसमें कितने सारे टूट जाते हैं, कितने सारे छिप जाते हैं, उसके साथ तुलना किया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो कवि कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, यानी यह मानो एक आसमान है, यह हमारे आसमान है। आसमान यानी कि गगन, अंबर, है ना, नभ। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे तारे हैं, कुछ तारे छोटे छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं जो चमचमा रहे हैं, और उनमें से कुछ तारे हैं जो नीचे की तरफ गिर जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ तारे देखो बादल के नीचे समा जा रहे हैं या छिप जा रहे हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, या मानो यह आसमान जो है इसके जीवन में एक तारा था, या मानो इसको पकड़ लेते हैं कि यह पहले तारा था, ठीक है। सितारा मीन्स एक तारा यानी कि स्टार। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। बेहद यानी कि आसमान के लिए वह बहुत प्यारा था, यानी कि उसके लिए बहुत प्यारा था, बहुत ही जान से लगाने वाली चीज़ जिसे हम कहते हैं, जिसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं, वैसे ही आसमान के लिए उस तारे को बहुत पसंद करना जायज़ है। तो आसमान उस तारे को बहुत पसंद करता था,
माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, कि मानो कोई एक तारा इस बादल के नीचे डूब गया है। तो आसमान में बहुत सारे तारे डूबते हैं, निकलते हैं, गिरते हैं, बस यह सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो मानो कोई एक तारा था जो आसमान के बहुत प्यारा था, वह क्या हो गया, अब डूब गया, यानी बादलों के नीचे वह डूब जाता है। अंबर के आंगन को देखो, अंबर, अंबर शब्द का अर्थ है आकाश, गगन, नभ, आसमान, जिसका पर्यायवाची शब्द है कि अंबर यानी कि आसमान, आसमान को अंबर कहते हैं। तो अंबर के आंगन को देखो, यानी कि यह जो है यह अंबर के आंगन है। आंगन जिसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उठान, ठीक है, लेकिन उसे हिंदी में कहते हैं आंगन। तो अंबर के आंगन को देखो, यानी कि इसके इस चेहरे को देखो, इसके आंगन को देखो, या उसके उठान को देखो, कितने इसके तारे टूटे, मानो इसके एक दो नहीं बल्कि रोजाना हजारों तारे टूट कर नीचे गिर जाते हैं या फिर वह विलीन हो जाते हैं। यानी आसमान में हजारों तारे, सैकड़ों तारे होते हैं, जिसमें से 1000 तारे हमेशा हर रोज़ रात को वे गिर जाते हैं आसमान से टूटकर। कितने इसके तारे टूटे, यानी इस आसमान के आंगन में से कितने तारे रोज़ाना टूटकर गिर जाते हैं। कितने इसके प्यारे छूटे, अर्थात इसके कितने तारे प्यारे, यानी कि जो आसमान के तारे उनसे टूटकर नीचे गिर जाते हैं या बादल के अंदर छिप जाते हैं, ढक जाते हैं, डूब जाते हैं। तो कहने कि कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, यानी कि जो आसमान से गिर जाते हैं वे तो और जाकर आसमान में नहीं लगते ना, क्योंकि वो जो गिर गया सो गिर गया। वैसे ही कुछ तारे बादल के नीचे ढक जाते हैं, छिप जाते हैं, तो वह भी वापस नहीं आते। तो कहने कि जो छूट गए फिर कहाँ मिले, यानी कि जो आसमान के आंगन से, अंबर के आंगन से जो टूट जाते हैं, छिप जाते हैं, वह और कहाँ मिलते हैं, वह हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। पर बोलो टूटे तारों पर, यानी कि पर यानी आसमान के जब आंगन से तारे टूट जाते हैं, कितने प्यारे छूट जाते हैं जो हमेशा के लिए नहीं मिलते, उनके तारों को कब अंबर शोक मनाता है, यानी कि अंबर कब शोक मनाता है, यानी उसके आंगन में से बहुत सारे तारे टूट जाते हैं, छिप जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उस पर तो अंबर शोक नहीं मनाता। शोक यानी कि दुख, नीचे वर्ड मीनिंग में दिया गया है कि शोक का अर्थ क्या है। शोक यानी कि दुख, पछतावा, ठीक है, कष्ट। तो कब अंबर शोक मनाता है, यानी उसके आंगन में से बहुत सारे तारे टूट जाने पर भी अंबर कभी शोक नहीं मनाता, उस पर दुख नहीं मनाता, विलाप नहीं करता। जो बीत गई सो बात गई, यानी आसमान हमेशा, यानी कि अंबर या गगन हमेशा यह सोचता है कि जो टूट गया सो टूट गया, उसमें उसके ऊपर विलाप करने से, दुख मनाने से, कष्ट को भोगने से अच्छा है कि हमें आगे की ओर देखना चाहिए। यानी कि एक तारा टूट गया तो क्या हुआ, और भी तो बहुत सारे तारे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक तारे के टूट जाने पर हमें उस पर शोक मनाना चाहिए, विलाप करना चाहिए। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यानी कि यहाँ जो कविता का पंक्ति है, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। यह पहली पंक्ति में कवि ने मानव जीवन के साथ टूटे हुए तारों का तुलना करते हुए कहते हैं कि जीवन में भी ऐसे ही एक प्रिय तारा था जो उसे बहुत प्यारा था। उसे किसे, अंबर को, उसे प्यारा था, पर वह तारा जब डूब गया फिर वापस नहीं आया। उसके लिए शोक मनाने से क्या वह वापस आएगा। जिस प्रकार अंबर के चेहरे को देखो, कितने सितारे जगमगाते हैं, पर इस अंबर से प्यारे तारे टूट जाने पर, कितने इसके प्यारे छूट जाने पर भी वह शोक नहीं मनाता, वह अंबर शोक नहीं मनाता। उसी प्रकार कवि मनुष्य को कहना चाहते हैं, यह प्रेरणा देना चाहते हैं, यह सीख देना चाहते हैं कि मनुष्य को भी अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए।
ठीक है, कि हमें बीते हुए कल पर पश्चाताप न करके बल्कि हमें वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताया जाए, जीवन का भरपूर आनंद उठाया जाए। ठीक है, कवि इस पंक्ति में यही कहना चाहते हैं। दूसरा पंक्ति देखते हैं कि जीवन में वह था एक कुसुम, यानी अर्थात अगर सवाल आता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित प्रथम पंक्ति में कवि ने मनुष्य को किसके साथ तुलना किया है, या कवि ने तारों के साथ किसके तुलना किया है, तो हम कहेंगे कि मनुष्य का। ठीक है, और तारा का भी कह सकते हैं। क्वेश्चन अगर उल्टा पुल्टा करके आता है उसे समझकर हमें उत्तर देना पड़ेगा कि मनुष्य को तारों के साथ तुलना किया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। यह हो गया दूसरा पंक्ति, अर्थात यहाँ से जीवन से लेकर जो बीत गई सो बात गई तक दूसरा पंक्ति है। तो इसमें क्या है कि जीवन में वह था एक कुसुम। ठीक है, कुसुम यानी कि फूल। ठीक है, कुसुम का अर्थ है फूल। कि जीवन में वह था एक कुसुम, यानी जीवन में मानो किसी के जीवन में, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे कि किसके जीवन में, कि कह रहे हैं कि जीवन में किसी के जीवन में एक कुसुम था, यानी कि एक फूल था, पुष्प था, थे उस पर नित्य निछावर तुम, यानी उस फूल पर जो एक कुसुम था उस पर नित्य यानी कि हमेशा, सदैव, निछावर तुम यानी कि तुम खुश रहते थे। वह सूख गया तो सूख गया। अब फूल यानी कि पुष्प अब हमेशा के लिए तो वह ताज़ा नहीं रहते ना, उसे कभी न कभी हो सकता है कि 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद या 1 महीने तक वह फूल खिला रहता है ना, लेकिन उसे एक न एक दिन मुरझा जाना पड़ता है। तो कहने कि वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, यानी कि जीवन में वह था एक कुसुम। किसके जीवन में? मधुवन। मधुवन अर्थात उपवन। उपवन का अर्थ क्या हो गया? बगीचा, जिसे हम फुलवारी कहते हैं, फुलवारी, गार्डन। ठीक है, तो मधुवन की छाती को देखो, यानी जो गार्डन है, जो बगीचा है, जो उपवन है, उसके छाती को देखो, यानी उसके कलेजे को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, कहने कि इसके यानी मधुबन में यानी बगीचा में कितने सारे कलियां सूख जाते हैं, है ना, वे सूख कर मुरझा जाते हैं। सूखी कितनी इसकी कलियां यानी कि उसके कोढ़ी जो होते हैं, जो अभी बंद होते हैं, उसको कोढ़ी कहते हैं। ठीक है, तो सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। मुरझाई यानी मुरझा जाना, है ना, मुरझा जाना। कितनी वल्लरियां यानी कि लताएं, लता जो होते हैं, फूल के जो लता होते हैं, या डाल कहते हैं या लता कह सकते हैं, कि मुरझाई कितनी यानी सूखी कितनी इसकी कलियां, यानी जो लताएं होते हैं उसके कितने सारे कलियां मुरझा गए, कितने फूल मुरझा गए। मुरझाई कितनी वल्लरियां यानी कि कितने सारे लताएं भी। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि वल्लरिया का मतलब है लता, जो लताएं होती हैं फूलों के। तो मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, यानी कि जो फूल या फिर जो कली होते हैं या जो लताएं होती हैं वह मुरझा जाते हैं, फिर वह जीवित नहीं होते, वह फिर से ताज़ा नहीं होते। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। पर बोलो यानी कि जो मधुबन होते हैं, जो बगीचा होते हैं, उसमें कितने सारे कलियां मुरझा जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, लताएं मुरझा जाते हैं, पर तब भी उस पर कभी उस सूखे फूलों पर कभी मधुबन यानी कि बगीचा, गार्डन, कभी शोक मनाता है, पछतावा करता है या शोर मचाता है। यानी कि कोई व्यक्ति जब मर जाते हैं तो हम देखते हैं ना, अचानक टीवी में, या फिर हमारे रिश्तेदार कोई मर जाते हैं तो क्या करते हैं,
वे दुख के मारे चिल्लाते हैं, हाय माँ माँ तुम मुझे छोड़ के चली गई, पापा पापा आप मुझे छोड़ के चले गए, यानी बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, वैसे ही मधुवन क्या शोर मचाता है कि हाय हाय मैं लूट गया, मेरा फूल सूख गया, मेरा लता मुरझा गया, ऐसे करके शोर मचाता है? नहीं, वे क्या सोचता है कि जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो हो गया है उस पर पछताने से कोई लाभ नहीं, बल्कि हमें वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अर्थात यह जो पंक्ति हैं, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। अर्थात इस पंक्ति में कवि ने मनुष्य को किसके साथ तुलना किया है? फूलों के साथ, मधुवन के साथ। ठीक है, तो यानी इस पंक्ति का अर्थ क्या बनता है कि जीवन में भी ऐसा ही एक पुष्प था जिस पर तुम निछावर होते थे, खुशी रहते थे, पर जब वही पुष्प मुरझाकर सूख जाता है या सूख गया, उसके लिए शोक मनाने से क्या वह वापस आएगा? नहीं। अपने प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। फूलों से ही उपवन की शोभा बढ़ती है, पर उपवन के खिले फूल जब मुरझा जाते हैं, कितनी लताएं सूख कर मुरझा जाते हैं, पर जो मुरझा गई फिर कहाँ खिल पाई। पर अपने प्रिय फूलों को सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता, चिल्लाता नहीं है, बल्कि उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने दुखों को याद करने के बजाय, उस पर शोक मनाने के बजाय, या उससे अच्छा है कि जीवन के भरपूर आनंद उठाए, यानी उसके जीवन में जो बचे हुए समय हैं उस पर वह आनंद उठाए। ठीक है, यहाँ दो पंक्तियाँ कवि द्वारा दिया गया है। यह कविता और भी लंबे हैं, जो आगे के हिस्सा हम लोग क्लास 9 में या 10वीं में जब उठेंगे, क्लास 10 में, तब हम यह कविता हमें फिर से मिलेगा वहाँ काफ़ी लंबा कविता है। यहाँ तो दो ही के बारे में बताया गया है कि एक तो अंबर के बारे में बताया गया है और दूसरा है उपवन के बारे में, यानी यहाँ पर तारों के बारे में बताया गया है, यहाँ पर कुसुम यानी फूल के बारे में बताया गया है, लेकिन वहाँ पर भी और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो हम लोग आगे क्या क्लास में जब उठेंगे, पास करके अच्छे से रिजल्ट लाकर उठेंगे, तब हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो यानी यह जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई, उस पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि जो बीत गई कविता में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद है। जिस प्रकार अपने टूटे हुए तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता, अथवा अपने प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि वह जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताए, जीवन का भरपूर आनंद उठाकर जिए। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है और कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा इस कविता का मूल प्रेरणा भी है ना। तो बच्चों, इस वीडियो को जहाँ तुम समझ नहीं पाओगे वहाँ मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर है, मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो अगर कहीं पर कोई भी डाउट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।